प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से नमक कहानी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका रज़िया सज्जाद जहीर है। रज़िया सज्जाद जहीर उर्दू कहानी और उपन्यास लेखन में इनका एक अहम स्थान है। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर ज़िले में हुआ। तो इनके द्वारा ये एक प्रसिद्ध कहानी नमक, जो आज पढ़ने जा रहे हैं, इस नमक कहानी में लेखिका ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लोग विस्थापित और पुनर्वासित हो गए थे, उनके दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं ये नमक कहानी। पहले इसका सार पढ़ेंगे। इस नमक कहानी के माध्यम से लेखिका ने क्या संदेश दिया है, क्या उद्देश्य इस कहानी का है। तो रज़िया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत और पाकिस्तान के बाद सरहद के दोनों तरफ, सीमाओं के दोनों तरफ के विस्थापित, पुनर्वासित, जो लोग विस्थापित हो गए, अपनी जगह से, अपनी ज़मीन से दूसरी जगह चले गए और पुनर्वासित वहाँ पर दूसरी जगह जाके बच गए, ऐसे जनों के, लोगों के दिलों को टटोलती हुई, उनके दिलों में क्या चल रहा है, टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। उनके मर्म को छूने वाली, दिल को छूने वाली कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश पर, प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है, जो भारत पाक विभाजन के समय लाहौर से हिंदुस्तान में आकर बस गई और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी, सीमाओं पर जो सामान को लाने ले जाने के लिए जो टैक्स लगता है, नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, नमक पर पाबंदी है, गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इस तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी है। मजहबी आधार पर इन रेखाओं की इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। मुकर्रर यानी मतलब इस निश्चित कर चुके हैं, उन्होंने अपनी जगह स्थान निश्चित कर लिए हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके दिलों तक नहीं पहुंच पाई है। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु ये उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही प्रीतिकर भारी सभ्य बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया। समय राजनीतिक मजबूरियां रही हो, या राजनीतिक परेशानियां, या राजनीतिक विसंगतियां, जो भी हम कह सकते हैं, इन सब की वजह से वो लोग अपनी ज़मीन से अलग तो हो गए, लेकिन आज भी उनका दिल अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए धड़कता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी। पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान की इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है कि एक नमक के माध्यम से कि किस तरह से लोग अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और जो नमक गैर कानूनी है, एक सरहद से दूसरी सरहद के उस पार ले जाने के लिए, तो भी लोग किस तरह से वो नमक सफ़िया पाकिस्तान, लाहौर से हिंदुस्तान में नमक लाती है, और कस्टम अधिकारी किस तरह से उसकी मदद करते हैं। कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। लाहौर के कस्टम अधिकारी ने एक दिन उस समय कहा था कि उनको ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिए है कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। सिख बीवी का जो वतन है वो लाहौर है। सिख बीवी ने सफ़िया से नमक मंगवाया और उनसे कहना दिल्ली मेरा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस तरह ये जो राजनीतिक सरहदें, मजहबी सरहदें जो आपस में खिंची हुई है, शायद वो एक दिन दूर हो जाए। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है
क्या धर्म मजहब के आधार पर नहीं सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों को वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थल के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने को उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। क्या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद बनी रहेगी? तो क्या इस तरह से जो धर्म और राजनीतिक बाध्यता के चलते जो लोग अपनी जन्मभूमि से अलग हो गए, लेकिन क्या वो जो लोग जो आज भी अपनी धर्म जन्मभूमि के प्रति उनका लगाव है, एक दिन क्या ये मजहबी और राजनीतिक सीमाएं सरहदें खत्म हो जाएगी? ये एक सोचने वाली बात है। काश इसकी उम्मीद है। तो आइए अब पढ़ते हैं नमक कहानी। उन सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। सफ़िया अपने पड़ोस में एक सिख के यहाँ कीर्तन में जाती है और वहाँ पर एक सिख बीवी को देखती है और उसको देखकर हैरान आश्चर्यचकित रहती है कि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। उसको देखने से ऐसा लगता था पहनावे में, बोल चाल में भारी भरकर जिस्म, शरीर छोटी छोटी चमकदार, जिनकी नेकी, दरिया दिली, ईमानदारी, मोहब्बत और रहमदिली, दरिया दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मोहर्रम से ओढ़ा करती थी। जब उसने सिख बीवी को देखा तो उसके पहनावे, वेशभूषा, रूप रंग ढंग आदि को देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे ठीक वो उसकी माँ की जैसी दिखती थी। उसकी माँ के जैसा पहनावा, जैसे उसकी माँ मलमल का रेशमी वस्त्र जैसे मुहर्रम के दिन पहना करती थी, ओढ़ा करती थी। मुहर्रम मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। तो सिख बीबी ने अपनी घर की बहू से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है और कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। सफ़िया लाहौर की रहने वाली थी, वो हिंदुस्तान में रहती थी। जिन्होंने कई साल से नहीं देखा, लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास बैठी और उससे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत है, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन हैं। अच्छा खाने के लिए और नफीस सुरुचिपूर्ण बढ़िया कपड़ों के शौकीन हैं। सैर सपाटे के रसिया जिंदा दिली की तस्वीर है लाहौर। कीर्तन होता रहा, भजन कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना तभी आए थे, वैसे तो अभी यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, व्यापार है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। लाहौर मेरी जन्मभूमि है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। हम तो, हमारी पैदाइश ही, हमारा जन्म वही है, तो हमारा वतन, हमारा देश लाहौर है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंचल में, पल्लू में गिर जाते। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है। साडा लाहौर, हमारा लाहौर। साडा यानी पंजाबी में साडा, हमारा। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में ले उठने लगी, साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती रुखसत होने लगी। तब रुखसत यानी विदा होने लगी। तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म कीजिए। क्या आपको कोई उपहार लाइए लाहौर से लाना है तो आप मुझे आदेश दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, धीरे से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जब वो लाहौर गए अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार में 15 दिन गुजर गए। जिम खाने, व्यायामशाला की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, प्यार, भाइयों की खातिरदारी, सम्मान, उनका बस न चलता तो बिछड़ी परदेश बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों, अजीज़ों की, अजीज़ यानी प्रिय की ये हालत ही, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए। एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की जिसमें कोई शेर भर
लाहौरी नमक था, लगभग 1 किलो नमक था जो सिख बीबी के लिए वो ले जाना चाहती थी। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा, सलाह दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी। और नमक आप क्या करोगे? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक है। ऐसा उसने कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय तो नमक की ज़्यादा खाने जो है वो उधर गई है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था, वर्णन था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, बाजी यानी बहन, दीदी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकली तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। पूरा बारीक से बारीक जांच कर लेंगे। कानून जो है कि कानून, आप नमक गैर कानूनी है, उधर नहीं ले जा सकते। सीमा शुल्क वाले उसकी जांच करेंगे। वह बिगड़ कर बोली, निकल जाने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी, बता के ले जाऊंगी। भाई ये तो आप ही बहुत गलत बात करेगी। कानून? अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, सत्ता के होते हैं? क्या मोहब्बत, प्यार, मुरव्वत, मानवता का लिहाज, मुरव्वत यानी संकोच, लिहाज, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान है, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते जो तुम्हारे आदमियत, मुरव्वत, मोहब्बत का ध्यान रखेंगे। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं तो कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करे, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले। कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की कोई चीज़ नहीं। स्मगल यानी कि कोई पाबंदी वाली चीज़ नहीं है कि मैं उसका चोरी छिपे व्यापार कर रही हूँ। ब्लैक मार्केट का माल नहीं है, कोई काला बाजार का नहीं है। पाबंद चीज़ों पर व्यवहार। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी साहित्यकार, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूरी घुमा होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है? सरहद पर आपको कस्टम वाले रोक लेंगे। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर पहचानते हैं। और ये रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ था तो ये दुनिया कुछ बेहतरी हो जाती भैया, अगर हम जैसे सब होते तो। मार गुस्से की उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। वो रोने लगी। अगले रोज 2 बजे दिन को से रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वे सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे समेट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सब उसको जमा दिया, सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक प्रकार का फल, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की रंगीन और मीठा संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। उसे लगा था पहले वो जज्बातों में बह गई थी कि नमक में, लेकिन उसने सोचा कि कहीं वास्तव में कस्टम वाले ले तो नहीं जाने देंगे। ऐसा वो सोचने लगी। नमक की पुड़िया ले तो जानिए, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी ये छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुटलाने के क्या मायने? तो हम सैयद जात के यानी मुसलमानों के खलीफा हैं, सैयद। जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और
अगर देख लिया जी नहीं फलों की टोकरी, तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से किन्नू सब ला रहे थे, ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। तो उसने नमक की पूड़ी को टोकरी के अंदर किन्नुओं के नीचे रख लिया। उसने कीनू कालीन पर ओढ़ दे, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी, पंजों के बल बैठी हुए पुड़ियों को तकती रही, देखती रही और उन कहानियों को याद करती जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा राजकुमार अपनी रान यानी जांग चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों, राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से, सीमाओं से गुजर जाता था। इस जमाने में कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती, वरना वह अपना दिल चीर कर उसे ये नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया की इधर उधर आसपास, फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिराने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली, चादर ओढ़ ली, लिहाफ ओढ़ लिया। रात को तकरीबन 1:30 बजे उसे अचानक सपना आया। सपने में देखते कि मार्च की सुहानी हवा खिड़की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त पेड़ सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। अक्स यानी प्रतिबिंब। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर वही सन्नाटा। सॉरी। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार अत्यधिक चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उनके सबके और सफिया के बीच एक सरहद थी, एक सीमा थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था, सीमा शुल्क। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले भी वह आ भी नहीं सकती थी और फिर यह भी हो सकता है वह कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराते दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ सितारे झिल रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। ये यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस ही गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। अचानक उसको सिख बीवी के ये वचन याद आए। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के बीच डूबते सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ी पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए उदास जैसे 2 बेजान परछाइयों। हो तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। तो इस तरह से वो सपना देख रही थी। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनों की टोकर पर निगाहें जमाए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानते कि टोकरी की तह में के नीचे कीनों के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई। अचानक उसको एक दिमाग में एक लहर सी आई और एकदम उसने फैसला किया कि ये मोहब्बत का ये तोहफा, सॉरी, चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली। उसने कहा कि ये मोहब्बत का तोहफा है
और मैं इसको चोरी से हिंदुस्तान नहीं ले जाऊंगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। एक दो पर हिक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक, खिचड़ी बाल, पके हुए बाल। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए, बताइए। उनके लहजे ने सफिया की मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर उसे गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरह की मालूम होती है, अपने अजीजों से मिलने आई होगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको भी तो शायद इधर आए। जी, अब पाकिस्तान बना था तभी आ गए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। दिल्ली से वो लाहौर आके बस गए थे। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोक रोक कर उनको सारी बातें बता दी कि वो नमक क्यों ले जा रही है। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उसने पुड़िया को दोनों हाथों से में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो ये नमक जो है मोहब्बत की निशानी है, आप इसे ले जाइए और इसमें कोई कानून कुछ नहीं कर सकता है कि मोहब्बत के सामने कानून धरा रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा कि जो दिल्ली में है, और उन खातून को, उन महिला को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा है और लाहौर। बाकी तो सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। सफ़िया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आकर वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार हसरत भरी नज़रों से बहते हुए आंसू, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों के बीच वे कटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी। एक ही जमीन थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, वस्त्र एक सा, लबो लहजा, बोलचाल का तरीका और अंदाज थे। गलियां भी एक ही जैसी थी, जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी, लेकिन राजनीतिक बाध्यताएं, धर्म की बाध्यताएं थी, वो दोनों तरफ दुश्मनी थी। अम अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामने की जांच उनके डिब्बे के सामने करते। सफ़े का सारा सामान देखा जा चुका था। तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बड़ी, जो बातचीत और सूरत से बंगाल लगते। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, फिर बीच में सिर उठाते, गौर से देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई हुई मुस्कुरा बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसने लगी। अब क्या होगा, उसने सोचा, पुलिस को बुला रहा है। दो चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें से अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया, पहला पाठ खोल दिया। बाई और नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। बंगला के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि का नाम है नजरुल इस्लाम। और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका। ये भी एक कवि का नाम है। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ जवाब दिया। घर गया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ, तब विभाजन हुआ, तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो यहाँ कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम
रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन, सफ़िया ने ज़रा हैर को पूछा। मैंने आपसे कहा ना मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा ज़रा बुरा मानकर कहा, हाँ ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोले, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, उधर ही कुछ गोलमाल हो गया। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो ढाब कलकत्ता में भी होता है, ढाब कच्चा नारियल। वैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के ढाब की क्या बात, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा कुछ हो रही है। तो उसने अपने वतन के बारे में वो ऐसा बोलने लगा। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम की इस तरफ है या उस तरफ है। तो इस प्रकार लाहौर वाले जो कस्टम अधिकारी थे, उसका वतन इस्लामाबाद था, उसका वतन सॉरी दिल्ली था। और जो पंजाब में अमृतसर में जिनका जो कस्टम अधिकारी थे, उनका वतन ढाका था। तो इस प्रकार इस भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद में जो लोग विस्थापित हो गए, उनके दिलों को टटोलती हुई, उनके अंतर्मन को टटोलती हुई ये कहानी नमक एक सरहदों के लोगों के दिलों के जज्बात को कहती है। बस इतना ही। धन्यवाद।